हैं कि ये हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने जा रही है, ये भारत से समझौता करके कश्मीरियों को बेचेगी। एक तस्वीर आई है कि एक सरकारी मुलाजिम एक वफ्द के साथ पहली बार इसराइल गया। ये एक पाकिस्तान टेलीविजन में काम करने वाला तनख्वाहदार मुलाजिम है जो पाकिस्तान टेलीविजन में काम करता है। इमरान खान कहते हैं कि ये हुकूमत कश्मीरियों की कुर्बानी को भी बेचेगी, भारत से कश्मीरियों के खून पर समझौता करेगी। अच्छा, ये इमरान खान ही थे ना जिन्होंने किसी भी मजमूम काम का हिस्सा बनने से साफ इनकार करते हैं। लेकिन वो ममालिक कश्मीर के लिए इतना नहीं बोलते जो हमसाए हैं फ़लस्तीन के, वो जाकर इसराइल से ताल्लुकात भी कायम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये हमारे ही लिए दर्द रह गए हैं, हमारे लिए तकलीफें रह गई हैं। पाकिस्तान ने क्यों ये अलम उठा कर रखना है? मैं चाहे सारी दुनिया जो है वो तस्लीम भी कर ले, मगर ये दबाव तो आते हैं। नूर आरफीन और कायद आज़म रहमतुल्लाह के कौल बड़ा मशहूर है कि जनाब हम ये मगरिब के नाजायज़ बच्चों को तस्लीम नहीं कर सकते। क्योंकि इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान की आवाम का नहीं सोचते बल्कि वो दुनिया भर के मुसलमानों का दुख और दर्द रखते हैं। और बिलखुसूस जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, इमरान खान वहाँ वहाँ उन मजलूमों की आवाज़ बने। साथियों, एक तरफ जो है वो पाकिस्तान का डेलीगेशन इजराइल जाता है, एक तरफ वही पाकिस्तान का दूसरा डेलीगेशन हिंदुस्तान आता है। दोनों में मकसद एक ही था कि हाथ फैलाना, भीख मांगना। हिंदुस्तान से कि भैया पानी वानी खोल दो, इजराइल से कि भैया देख लो थोड़ा दान दक्षिणा पहुंचा दो। हिंदुस्तान से भी यही था कि कुछ भी करके कहीं से भी दान दक्षिणा मिल जाए। अब इजराइल ने या हिंदुस्तान ने जितना पूरे विश्व को कंट्रीब्यूट किया, जितना योगदान है पूरे विश्व के लिए, उसका इन्होंने आज तक 10%, 5% भी नहीं दिया है। इसीलिए इनकी पब्लिक जो है दिन रात जलती रहती, कुड़ती रहती, खुद ही का जो भी है बीपी, ब्लड प्रेशर, ये सब बढ़ाते रहते हैं और पूरी दुनिया में किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन जब फिज़ा खान जैसे लोगों को पता चलता है कि भैया इनके प्रधानमंत्री ने बाकायदा टीम भेजी है हिंदुस्तान के इजराइल के पैर पकड़ने के लिए, कुछ भी करके बिनते तरले करके कुछ ना कुछ दान दक्षिणा ले आओ, तो उसकी जो है वो रोना धोना रुक नहीं रहा है। पूरी चीज़ की तरफ चलते हैं। अगर हमने इस वक्त हालात का मुकाबला नहीं किया तो हमारी जो आने वाली नस्लें हैं हमें कभी भी माफ़ नहीं करेंगी। पाकिस्तान फैसला कुन मरहले पर खड़ा हुआ है, वकला ने इसको जहाद समझना है। ये जंग हकीकी आज़ादी के हकूक़ की जंग है, बैरूनी साजिश के तहत जो हुकूमत मुसल्लत है हमें उसका मुकाबला करना है। मैं अगले लाए अमल की तैयारी करवाने आया हूँ, चाहता हूँ कि वकला मेरे साथ खड़े हों। धमकी दी गई कि इमरान खान को ना हटाया गया तो पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार होगा। जो चोर ऊपर बिठा दिए हैं इससे कानून की धज्जियाँ उड़ेंगी। प्रोसिक्यूटर को शहबाज शरीफ के केस से रोका गया। हमारा मुतालिबा है कि शरीफों के केस सुप्रीम कोर्ट खुद सुने, लेकिन हकीकत पर ज़्यादा देर तक पर्दा कहाँ रहता है। और जैसा कि इसराइली सदर ने खुद ये राज अफशा कर दिया कि गुज़श्ता हफ्ते उनकी पाकिस्तान के सरकारी मुलाजिम से मुलाकात हुई जो एक वफ्द के साथ आया था। इमरान खान कहते हैं कि ये हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने जा रही है, ये भारत से समझौता करके कश्मीरियों को बेचेगी। एक तस्वीर आई है कि एक सरकारी मुलाजिम एक वफ्द के साथ पहली बार इसराइल गया। ये एक पाकिस्तान टेलीविजन में काम करने वाला तनख्वाहदार मुलाजिम है जो पाकिस्तान टेलीविजन में काम करता है। इमरान खान कहते हैं कि ये हुकूमत कश्मीरियों की कुर्बानी को भी बेचेगी, भारत से कश्मीरियों के खून पर समझौता करेगी। अच्छा, ये इमरान खान ही थे ना जिन्होंने किसी भी मजमूम काम का हिस्सा बनने से साफ इनकार करते, क्योंकि इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान की आवाम का नहीं सोचते बल्कि वो दुनिया भर के मुसलमानों का दुख और दर्द रखते हैं। और बिलखुसूस जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, इमरान खान वहाँ वहाँ उन मजलूमों की आवाज़ बने। अब क्या ये सिर्फ यहीं तक था कि एक NGO है, क्योंकि हुकूमत का कहना है कि जी NGO है, ये बाहर के नेशनल पाकिस्तानी हैं, लेकिन एक पाकिस्तानी था जिसकी वजह से उसको हटा दिया गया। तो ये क्यों है कि हर कुछ अर्से के बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ये एक सोच पैदा होती है कि कुछ दबाव है। इमरान खान साहब के दौर में भी ये हुआ था और हमने देखा कई ममालिक ने, कई अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम भी किया। UAE की मिसाल है। अब ऐसे ममालिक जिनसे पाकिस्तान को कर्ज लेना पड़ता है, अभी कहा यह जाता है कि अगर इसराइल से ताल्लुकात कायम कर लिए जाएँ तो हम पर भारत का दबाव भी कम हो जाएगा। और जिस तरह से हमने देखा है कि जनाब मईशत बेहतर होने लग जाती है ममालिक की जो इसराइल को तस्लीम करते हैं, तो पाकिस्तान को भी कर लेना चाहिए। बात भी इस तरह नहीं थी कि इसराइल को तस्लीम किया जा रहा था। हो सकता है कि सरेराह मुलाकात हो गई, हो सकता है कहीं वो चाय पी रहे हों और उनके साथ मुलाकात हो गई हो। इस तरह की चीज़ें होती हैं पाकिस्तान में। आपका ख्याल है कि लोग इस बात को बर्दाश्त करेंगे कि आप जो है वो इसराइल को तस्लीम कर लें? मुझे उसके ठीक या गलत होने पर बहस नहीं है, और मैं इस बात के हक़ में नहीं हूँ कि जब तक आपके मसाइल हल नहीं होते हैं, जब तक फ़लस्तीनियों को उनकी आज़ादी नहीं मिलती है, जब तक फ़लस्तीन को एक मुकम्मल रियासत तौर पर तस्लीम नहीं किया जाता है, जब तक गज़ा और गरब उर्दन के इलाकों में, जबकि बैरूत के अंदर जब फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम के पहाड़ ख़त्म नहीं होते हैं, आप इसराइल को तस्लीम करें और इसराइल के साथ कुछ ताल्लुकात कायम करें। अच्छा, और सब ये शहबाज हुकूमत में पाकिस्तानी वफ़द की जो इसराइली सदर से मुलाकात हुई है, इस पर इमरान खान साहब ने हुकूमत को बहुत तनकीद का निशाना बनाया है। अब मरियम नवाज़ ने इमरान खान साहब को कहा है कि जी पाकिस्तान में वाहिद शख्स तुम हो जिसका इसराइल से बराह रास्त ख़ानदानी वास्ता है।
क्या कहेंगे इस बात पर? यानी कि आज से 30 साल पहले एक शख्स ने एक शादी की थी, जिसके बाद इन्होंने उसकी जिंदगी खत्म कर दी, यानी कि उसकी जो अपनी मैरिटल लाइफ है वो बर्बाद कर दी। आज फिर वो पुराने उठाने लें और जिस पे जो इल्जाम है वो क्लियर नहीं करेंगे। मजे की बात यह है कि इनको कुछ नहीं आता सिवाय इल्जाम तराशी के अलावा। और अगर याद रखिएगा, ये इल्जाम तराशी में किस हद तक जा सकते हैं इसकी कोई अखीर नहीं है। अच्छा, अगर हुकूमत जोर जबरदस्ती पकड़ धकड़ ना करती, जरा सोचिए, तो क्या अवाम का समंदर और भी ज्यादा ना होता? यकीनन होता। पकड़ धकड़ में आप लोग वैसे बहुत मास्टर हैं। रोक टोक और आमरीत के झंडे गाड़ना ही तो नून लीग का असल मकसद है। अच्छा, मरियम कहती हैं कि इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल अपने मार्च में इस्तेमाल किए और इसी पैसे से खैबर पख्तूनख्वा में अस्पताल बन सकते थे। और मरियम साहिबा, हर कोई आपकी तरह नहीं होता जो कौम के पैसों से बाहर के दौरे करे, जो कौम के पैसे से बाहर इलाज करवाए। 20 रुपए लीटर बढ़ाया, 20 रुपए लीटर फिर बढ़ाने जा रहे हैं कल या परसों के अंदर। 50 रुपए लीटर जब तेल बढ़ जाएगा तो आपको याद होगा 3.5 साल में जब कभी हमारी दौरे हुकूमत में तेल की रेट प्राइसेस बढ़ी थी तो वो एक उंगली हिला हिला के कहता था, वो जो आज का चीफ मिनिस्टर है, कि जी 12 रुपए इमरान खान ने तेल बढ़ा दिया, कि इमरान खान के दिल में दिल नहीं है वहां पे, इस अवाम की तकलीफों को वो समझ नहीं सकता। आज 30 रुपए उसके चाचा उसके बाप ने बढ़ा दिया है, इसके दिल में सीना नहीं है ना इसके बाप के सब में दिल में सीना है। लेकिन वो ममालिक कश्मीर के लिए इतना नहीं बोलते जो हमसाए हैं फ़लस्तीन के, वो जाकर इसराइल से ताल्लुकात भी कायम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये हमारे ही लिए दर्द रह गए हैं, हमारे लिए तकलीफें रह गई हैं। पाकिस्तान ने क्यों ये अलम उठा कर रखना है? मैं इस चीज़ का बिल्कुल कायल नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि जहाँ जो चीज़ गलत हो रही है, बतौर मुसलमान, बतौर इंसान, एक आज़ाद रियासत के शहरी के हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसके खिलाफ खड़े हों, चाहे सारी दुनिया जो है वो तस्लीम भी कर ले। मगर ये दबाव तो आते हैं नूरुल आरफीन, और कायद आज़म रहमतुल्लाह के कौल बड़ा मशहूर है कि जनाब हम ये मगरिब के नाजायज़ बच्चों को तस्लीम नहीं कर सकते। भारत की फिल्मों को देख करके अपनी छुट्टियां गुजारते हैं, ठीक है, हम इस हद तक बेहिस ज़रूर हो गए, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि कोई पाकिस्तानी कश्मीरी भाइयों के दर्द से नाआशना हो? क्या ये मुमकिन है कि कोई हुकूमत इंडिया की जो बेगैरती है, जो बेहिसी है वहाँ की मोदी सरकार की टुवर्ड्स कश्मीरीज, उसका तस्करा किए बगैर रह सके? ये मुमकिन नहीं है किसी बाशऊर मुसलमान के लिए, या बाशऊर भी छोड़ो, किसी मुसलमान के लिए मेरा ख्याल है ये मुमकिन नहीं है। इसलिए सिर्फ ये टेम्परेचर चेक करने के लिए इस किस्म का छिछोरापन किया जाता है, ताकि मालूम किया जा सके कि अगर इस तरह का कोई शोशा छोड़ा जाए, पब्लिक तो वैसे ही परेशान है, आटा घी महंगाई, हमने उसको लाइन में लगा दिया, अब हम ये देखें कि हम ये सब कर सकते हैं। कश्मीर वाला मामला तो ठंडा हो गया, वो 370 आर्टिकल वाला मामला, वो सब तो चलो हो गया था पहाड़, अब इस तरफ दूसरा चीज कर रहे हैं। ये इतना आसान नहीं है, ये इतना छोटा मामला नहीं। साथियों, जब हम इतिहास में थोड़ा सा जाएं 1947 से 10-15 साल पीछे, तब धीरे धीरे अंग्रेज़ों को भी, हालांकि 10-15 साल पहले से इस चीज़ का अंदेशा हो गया था कि भाई ज़्यादा हम यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे पूरे हिंदुस्तान में, तो यहाँ से धीरे धीरे वो अपना रैप अप करके वापस जाने की व्यवस्था कर रहे थे उस तौर पर। लेकिन और हिंदुस्तान में आज़ादी का भी जो मार्च था वो बहुत तेज़ी से, चाहे हम नेताजी को देखें या बाकी जितने भी हमारे यहाँ पे क्रांतिकारी थे, वो सब भी बहुत तेज़ी से उभर रहे थे, उनका भी जनाधार जो है वो बढ़ता चला जा रहा था। अब तभी से भी जो थोड़े बहुत समझदार लोग थे वो प्रिडिक्ट कर पा रहे थे कि भाई 10, 20, 30 साल भले ही लग जाएं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके का इंडिया के पास में रिसोर्सेज हैं, अब अंग्रेज़ जो थे वो मेजॉरिटी ऑफ सामान जो था, रॉ मटेरियल, वो उसका इंडिया से जाता था। मेजॉरिटी ऑफ जो उनका वर्किंग क्लास थी, मतलब क्यों कह रहे हैं वर्किंग क्लास, मतलब लेबर क्लास जो थी वो उनकी इंडिया से थी, जो माल बनाते थे उनका। और इसके अलावा हम देखें उनकी फ़ौज में एक बड़ा हिस्सा, जो पूरी दुनिया में उनकी फ़ौज लड़ती थी, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जो उनकी फ़ौज लड़ती थी, बड़ा हिस्सा उसमें हिंदुस्तानी फ़ौजियों का था। तो ये प्रेडिक्ट करना आसान था कि हाँ भाई, अगर ये सब चीज़ें जो अंग्रेज़ कर रहे थे वो अगर इंडिया खुद में करने लगे तो ये अच्छी खासी इकॉनमी बन सकता है। तो भले ही 10, 20, 50 साल, 50 नहीं 10, 20, 25, 30 साल लग जाएं, लेकिन इंडिया उभर जाएगा। तो अब इनको क्या लगा कि भैया, इनको नहीं होता कि हर ईंट को लगता है कि पूरी दीवार मुझ पर ही टिकी, तो इनको लगा कि यार तो पूरे मुझ पर टिका है, ये सब तो खा जाएंगे, हमको हम रहेंगे तो हम भी अपना बना ले जाएंगे। इसी चक्कर में बड़ा देखभाल के, बहुत सोच समझ के इन्होंने जो ईस्ट बंगाल और वेस्ट पंजाब सिंध का एरिया था, इसी पे इन्होंने अपना पूरा फोकस रखा कि ये हिस्से मिल जाएं, क्योंकि यही हिस्से थे जो पूरे हिंदुस्तान को चला रहे थे। इसमें लोगों ने पहले कई वीडियोज़ में बात भी करी है। तो ये हिस्से अगर आ गए तो मेजर इंडिया की जो इकॉनमी है वो इनके हाथ में चली जाएगी।
और करना कुछ है नहीं। पहले से लगभग सेटअप है, पंजाब में पहले से खेती किसानी तो थी ही, खाली क्या करना वहाँ पे उगवाना ही तो है। और जो ईस्ट बंगाल था वहाँ पे जूट का, कपड़े का, इन सब का बहुत बड़ा व्यापार था ही। और अलग अलग तरीक़ों से, बहुत तरीक़ों से हम देखा जाए तो रोज़गार के बहुत ज़्यादा अवसर थे। कुछ खास नहीं करना है, थोड़ी बहुत मेहनत में भी चल जाएगा। लेकिन उतनी थोड़ी सी भी मेहनत ये कौम ना कर सकी, और आज आप देख लो ये घुटनों पर हैं। जो इतने साल तक बोलते रहे कि इसराइल को हम ये हाय हाय इसराइल, हाय हाय हिंदुस्तान, हाय हाय कश्मीर, हाय हाय ये काफिर, ये वो पता नहीं दुनिया का क्या क्या, अब जा कर के वहाँ भी हाथ फैलाना पड़ रहा है। उनके आगे भी हाथ फैलाना पड़ रहा है, उनके बाकायदा पैर दबाने पड़ रहे हैं, उनके आगे मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। उसके बाद भी जो है इनको पैसा नहीं मिल रहा है। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये बड़ी कंफ्यूज कौम होगी कि इस समय करें तो करें क्या।